हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पवन बायो क्लासेस में। और आज इस वीडियो में हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है एक्सप्लोरिंग करियर ऑप्शंस इन वेरियस सेक्टर्स आफ्टर 12th बायोलॉजी ग्रुप। मीन्स अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं, बायोलॉजी ग्रुप से हैं और आप अलग अलग सेक्टर्स में ये जानना चाहते हैं कि आपके लिए क्या क्या करियर ऑप्शंस हो सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। ओके, आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्या क्या जानेंगे। हम जानेंगे सबसे पहले अपना क्लास 12th के बायोलॉजी ग्रुप के इंपॉर्टेंस के बारे में। फिर क्या क्या इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं उनके बारे में हम पता करेंगे। फिर क्या क्या इंपॉर्टेंट एग्जाम्स हैं जो कि स्पेशली क्लास 12th बायोलॉजी ग्रुप के बच्चों के लिए हैं, या फिर बायोलॉजी ग्रुप से अगर आप आगे पढ़ाई कर रहे हो तो आपको और क्या क्या एग्जाम देने पड़ सकते हैं, उन एग्जाम्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है। फिर क्या क्या कोर्सेज होते हैं, हर सेक्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट कोर्स होते हैं इंटर करने के लिए, उन कोर्सेज के बारे में बात करेंगे। हर सेक्टर के क्या क्या एडवांटेजेस हैं और क्या क्या चैलेंजेस हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। और कुछ टिप्स होंगे कि हम करियर को कैसे सेलेक्ट करें, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ओके, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक। आइए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, बात करते हैं बायोलॉजी एज ए सब्जेक्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो बायोलॉजी की बात करें तो इट इज़ अ गेटवे टू अंडरस्टैंडिंग लाइफ साइंस एंड हेल्थ। लाइफ साइंस और हेल्थ के बारे में जानकारी जो होती है उसका जो गेटवे है वो है हमारी बायोलॉजी। एंड इट इज़ नॉट जस्ट अ सब्जेक्ट, ये सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, इट्स अ गेटवे ऑफ न्यूमरस प्रोफेशनल पाथ। ऐसे बहुत सारे पाथवेज, ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट करियर ऑप्शंस हैं जो कि अगर आप बायोलॉजी एज ए सब्जेक्ट चूज कर रहे हो तो आपके लिए ओपन होते हैं। ओके, अलग अलग सेक्टर्स बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटीज देते हैं और उन्हीं के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। इट ओपन्स अपॉर्चुनिटीज इन डाइवर्स फील्ड सच एज गवर्नमेंट, एग्रीकल्चर, कॉरपोरेट, हेल्थ केयर, रिसर्च एंड एजुकेशन। जो इम्पोर्टेंट सेक्टर्स हैं स्पेशली फॉर बायोलॉजी ग्रुप, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और वो इम्पोर्टेंट सेक्टर्स क्या क्या हैं? गवर्नमेंट सेक्टर हमारा, एग्रीकल्चर, कॉरपोरेट, हेल्थ केयर, रिसर्च एंड एजुकेशन। ये जो हमारे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं इनके बारे में हम लोग आज इस वीडियो में बात करेंगे। ओके, दिस प्रेजेंटेशन विल गाइड यू थ्रू वेरियस सेक्टर्स एंड अपॉर्चुनिटीज। इस प्रेजेंटेशन में आपको ये एक एज ए गाइड आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जिसमें आप अलग अलग सेक्टर्स और अलग अलग अपॉर्चुनिटीज के बारे में जानकारी करेंगे। एंड पर्पज ऑफ द प्रेजेंटेशन क्यों है? दिस इज जस्ट टू एक्सप्लोर वेरियस करियर पाथ अवेलेबल फॉर बायोलॉजी स्टूडेंट्स। ठीक है, बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या करियर पाथ्स अवेलेबल हैं उनके बारे में उनको एक्सप्लोर करने के लिए ये वीडियो मैंने बनाया है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। तो गवर्नमेंट सेक्टर जो करियर ऑप्शंस हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे करियर ऑप्शंस हैं जो कि हमारे गवर्नमेंट सेक्टर में रिक्रूटमेंट के लिए बायोलॉजी स्टूडेंट्स को ही प्रेफर किया जाता है। जैसे कि हमारा फॉरेस्ट सर्विस, जो कि यूपीएससी फॉरेस्ट सर्विस है वो, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है वो, और गवर्नमेंट के जो रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं स्पेशली फॉर साइंटिस्ट, लाइफ साइंस के जो भी साइंटिस्ट होते हैं, ठीक है, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है, उनके रिक्रूटमेंट के लिए। इसके अलावा हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, चाहे वो मेडिकल प्रोफेशनल के हों, क्लिनिकल के हों, या फिर पैरामेडिकल के हों, तो उनके रिक्रूटमेंट के लिए बायोलॉजी एज ए सब्जेक्ट कंपलसरी होता है। एंड एग्रीकल्चरल रिसर्च ऑफिसर्स, ठीक है, ये भी एक प्रोग्राम है जो कि बहुत ज़्यादा कंपलसरी होता है बायोलॉजी ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए। इंपॉर्टेंट एग्जाम्स की बात करें तो जो आपका यूपीएससी सिविल सर्विस का एग्जाम है वो, आपका सीडीएस कंबाइंड डिफेंस सर्विस के एग्जाम्स हैं वो, ठीक है, आपके जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम्स हैं वो भी, एग्रीकल्चरल रिसर्च सर्विस एग्जाम तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये भी आपके लिए है। और इसके अलावा एसएससी जो भी एग्जाम कंडक्ट कराती है, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, अगर हम एडवांटेजेस की बात करें, गवर्नमेंट सेक्टर इतना कि क्या क्या एडवांटेज हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट एडवांटेज है गवर्नमेंट सेक्टर का वो है गारंटीड जॉब सिक्योरिटी। आपकी जॉब सिक्योरिटी होती है। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में एक बार एंटर कर गए तो जब तक आप नहीं चाहोगे और आपने कोई इलीगल वर्क नहीं किया तो अब वो जॉब सिक्योर रहती है आपकी। इसके अलावा फिक्स्ड वर्किंग आवर्स आपके फिक्स रहते हैं, अट्रैक्टिव सैलरी आपको मिलती है और कहीं कहीं पेंशन भी मिलते हैं। और अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सोशल सर्विस, ये एक सोशल सर्विस की आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है और प्रेस्टिजियस गवर्नमेंट पोजीशंस भी आपको ऑफर की जाती हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा डिसएडवांटेजेस की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर में इंटर होने के लिए सबसे ज़्यादा कंपटीशन होता है। हाईली कम्पिटिटिव सेक्टर अगर माना जाए तो आपका गवर्नमेंट सेक्टर है, ठीक है।
और इसके अलावा जो करियर की प्रोग्रेशन होती है, जो प्रमोशंस होते हैं वो बहुत ही स्लो होते हैं। ठीक, हाँ, कहीं पर पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा होती है, ब्यूरोक्रेटिक वर्क एनवायरनमेंट वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होता है गवर्नमेंट सेक्टर में, और इनोवेशन की जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो बहुत ही कम होती हैं। ओके, और जो रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस हैं वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हैं। ओके, अब अगर हम बात करें एग्रीकल्चरल सेक्टर की, एग्रीकल्चरल सेक्टर की क्या-क्या क्वालिटीज़ हैं, तो जो करियर ऑप्शंस होते हैं आपके पास, वो एग्रीकल्चर सेक्टर की पढ़ाई करने के बाद आपके पास एज़ ए एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट के पोजीशन होती हैं, या फिर एग्रीकल्चरल कंसल्टेंट के पोजीशन होते हैं, या फिर एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन ऑफिसर्स के पोजीशन होते हैं। सॉइल साइंटिस्ट के तौर पे आप काम कर सकते हो, या फिर प्लांट जेनेटिसिस्ट के तौर पे काम कर सकते हो, या फिर एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स के तौर पे भी काम कर सकते हैं आप। ओके, बात करें अगर इम्पोर्टेंट कोर्सेज की, तो आपका जो बीएससी इन एग्रीकल्चरल साइंस होता है, या फिर एमएससी इन एग्रीकल्चरल साइंस होता है, पीएचडी इन एग्रीकल्चरल रिसर्च होता है, और अगर हम शॉर्ट टर्म कोर्सेज की बात करें तो डिप्लोमा इन एग्रीकल्चरल मैनेजमेंट के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। इसके अलावा पीजी डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, जिसकी जानकारी आप मेरे वेबसाइट पर ले सकते हैं। ओके, एडवांटेजेस की बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर के एडवांटेज ये हैं कि आप एक जो नेशनल की जो फूड प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, उसके जो चैलेंजेस हैं उसको साथ आप फाइट करने में आपका योगदान होता है। ठीक है, आप कंट्रीब्यूट करते हो नेशनल की फूड सिक्योरिटी में। इसके अलावा आपके पास इनोवेटिव रिसर्च अपॉर्चुनिटीज होती हैं, और जो बहुत ही कॉम्पिटिटिव, बहुत ही अच्छा खासा सैलरी पैकेज आपको मिलता है। इसके अलावा एंटरप्रेन्योरशिप पोटेंशियल भी आपको मिलता है, और ग्लोबल करियर अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, बिकॉज एग्रीकल्चर इज अ सेक्टर विच इज डिस्पर्स वर्ल्ड वाइड। ठीक है, पूरी दुनिया में एग्रीकल्चर सेक्टर फैला हुआ है। कुछ अगर डिसएडवांटेजेस की बात करें तो सीजनल वर्क डिपेंडेंसीज होती हैं, क्योंकि जो हमारे जो भी फसलें होती हैं वो हमारे पूरे सीजन पे डिपेंड करती हैं। इसके अलावा जो इन्वेस्टमेंट होता है स्टार्टिंग का, वो बहुत ही ज़्यादा होता है, तो इसलिए कई लोग इसको एज ए एंटरप्रेन्योरशिप नहीं चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहते हैं। और जो वर्किंग कंडीशन होती है वो काफ़ी चैलेंजिंग होती है। ठीक है, इसके अलावा जो आपके प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी जो मार्केट प्राइस होती है वो बहुत ही ज़्यादा वेरी करती है। ओके, इसके अलावा जो इन्वायरमेंटल की अनसर्टेनिटीज़ हैं, क्योंकि मौसम हमेशा एक सा नहीं रहता, तो मौसम की जो बदलाव होते हैं वो आपके फसलों को भी कभी-कभी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं एग्रीकल्चरल सेक्टर के। बात करें एजुकेशन सेक्टर की, तो इसके जो करियर ऑप्शंस होते हैं वो आपके स्कूल टीचर के तौर पे आप काम कर सकते हो, कॉलेज प्रोफेसर के तौर पे काम कर सकते हो, एज ए रिसर्च मेंटर या फिर एज ए कंटेंट क्रिएटर के तौर पे आप काम कर सकते हैं, क्यूरिकुलम डेवलपर के तौर पे काम कर सकते हैं, या फिर एजुकेशनल कंसल्टेंट के तौर पर भी आप काम कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि कौन-कौन से क्वालिफ़िकेशंस आपके पास होने चाहिए एजुकेशन सेक्टर में आने के लिए, तो अगर आप जूनियर लेवल पे काम करना चाह रहे हो तो आपके पास बीएड या फिर डीएड की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए बायोलॉजी में, अगर आप थोड़े हायर लेवल पे जाना चाहते हो। ठीक है? जो कॉम्पिटिशन्स आपको क्वालीफाई करने होते हैं वो आपका टीईटी होता है, सीटीईटी होता है, नेट होता है, या फिर सेट का क्वालिफ़िकेशंस आपके पास होने ही होने चाहिए। और अगर आप हायर एजुकेशन पोजीशन पे जाना चाहते हो, जैसे कि आप कॉलेज प्रोफेसर बनना चाहते हो या यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बनना चाहते हो, तो आपके पास एक पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए। ओके, अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो इसमें इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशंस होते हैं और कंटिन्यूअस लर्निंग अपॉर्चुनिटीज होती हैं। आप लाइफ लॉन्ग आप कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हो। ठीक है, एक रेपुटेशनल इसकी पोजीशन होती है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड पोजीशन होती है इसकी। ठीक है, सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है इस पोजीशन को। इसके अलावा जो आपके वर्किंग आवर्स होते हैं वो काफ़ी फ्लेक्सिबल होते हैं। ओके, इसके अलावा जो फ्यूचर जनरेशंस होती हैं उनके साथ आपका एक एथिकल और यूँ कहें कि एक मोरल ड्यूटी आपकी बन जाती है कि एक जो फ्यूचर जनरेशन होते हैं उसको आप इंस्पायर कर सकते हैं। जो डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इसकी जो सैलरी होती है वो वाकई बाकी सेक्टर से काफ़ी कम होती है, और जो जॉब मार्केट है इसका काफ़ी कॉम्पिटिटिव है। ठीक है, इसके अलावा आपको कॉन्टिन्यूसली अपने स्किल्स को अपग्रेड करना पड़ता है। ओके, कभी ब्लैक बोर्ड से आज हम लोग इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल पर पहुंच चुके हैं, तो क्यों? क्योंकि स्किल्स हमेशा अपडेट हो रही हैं। इसके अलावा जो वर्कलोड हो वो आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव वर्कलोड भी आपके ऊपर लादा जा सकता है। इसके अलावा जो करियर की ग्रोथ होती है वो लिमिटेड होकर के रह जाती है अगर आपकी स्किल्स जो हैं अपडेटेड नहीं हैं तो। ओके, अगर हम बात करें मेडिकल सेक्टर की कि मेडिकल सेक्टर्स के क्या-क्या ऑप्शंस हैं, क्या-क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो मेडिकल सेक्टर्स में जो आपके पास करियर ऑप्शन होता है वो एवरग्रीन है। सबसे पहले तो आपका जो एज़ ए डॉक्टर आप वर्क करते हो, चाहे वो एमबीबीएस हो, एमडी हो, एमएस हो,
आप एज अ सर्जन या फिर एज ए क्लिनिकल रिसर्चर, एज ए मेडिकल काउंसलर या फिर एज ए हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेटर भी आप वर्क कर सकते हो। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्स हैं वो आपके नीट हैं, आपके एम्स के एंट्रेंस एग्जामिनेशन हैं, या फिर जो स्टेट के जो मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन हैं, और बहुत सारे जो कोर्सेज होते हैं उनके लिए अलग अलग एग्जाम कराए जाते हैं, जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट हमारा नीट है, यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। ये सबसे ज़्यादा वर्ल्ड वाइड आपके जो यूजी कोर्सेज हैं उनमें एडमिशन के लिए मेडिकल सेक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो सबसे ज़्यादा हाई सोशल रिस्पेक्ट इसको मिलती है एक डॉक्टर को, और अर्निंग पोटेंशियल भी इसमें काफ़ी ज़्यादा होती है। ओके, जॉब सेटिस्फैक्शन भी इसमें रहता है क्योंकि आप एज ए पेशेंट को ट्रीट कर रहे हो, किसी को ज़िंदगी दे रहे हो। इसके अलावा जो करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो ग्लोबल होती हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर की तरह मेडिकल सेक्टर भी वर्ल्ड वाइड फैला हुआ है, और जो लर्निंग स्किल्स होती है इसकी कंटिन्यूअस लर्निंग होती है, आप लाइफ लॉन्ग कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हो। ओके, डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इसका जो एजुकेशनल ड्यूरेशन है वो बहुत ज़्यादा होता है। कई लोग कहते हैं कि आधी ज़िंदगी चली जाती है सिर्फ पढ़ाई करने में और अपने आप को इस्टेब्लिश करने में, ठीक है। इसके जो स्टडी एक्सपेंसेस भी हैं वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं, और जो वर्क एनवायरनमेंट है वो भी काफ़ी स्ट्रेसफुल है। कहा जाता है कि डॉक्टर्स के ऊपर हमेशा कोई ना कोई स्ट्रेस होता है जब वो एज अ डॉक्टर वो अपने पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे होते हैं, तो ठीक है, मैक्सिमम डॉक्टर इसमें स्ट्रेस की कंडीशन में होते हैं। इसके अलावा इरेगुलर वर्किंग आवर्स होते हैं आपके, ठीक है, कोई फिक्स वर्किंग आवर नहीं होता है, पेशेंट्स की कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको वर्क करना होता है, और बहुत ज़्यादा आपके ऊपर इमोशनल और फिजिकल प्रेशर भी होता है हमेशा पेशेंट की लाइफ को सिक्योर करने का। ओके, बात करें पैरामेडिकल सेक्टर की, तो पैरामेडिकल सेक्टर जैसा कि मैंने कहा कि ये असिस्ट करता है, हेल्प करता है मेडिकल सेक्टर को, एज ए असिस्टेंट काम करता है मेडिकल सेक्टर का। तो इसके जो करियर ऑप्शंस होते हैं वो क्या क्या हैं, वो हमारे सबसे पहला तो मेडिकल लैब टेक्नीशियन का है। इसके अलावा जो ओटी टेक्नीशियन या ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियंस के कोर्सेज होते हैं, रेडियोग्राफर के कोर्सेज होते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट के जो कोर्सेज हैं, क्लिनिकल रिसर्चर्स के जो कोर्सेज हैं, और मेडिकल इक्विपमेंट स्पेशलिस्ट के भी कोर्सेज अवेलेबल हैं। इस करियर ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट कोर्सेज जो होते हैं वो हैं डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, या फिर बैचलर इन फिजियोथेरेपी, ओटी टेक्नीशियंस के जो कोर्सेज हैं, और रेडियोग्राफी के जो कोर्सेज हैं, यानी कि हर एक कोर्स में आपका सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा, बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री अवेलेबल है आपके पास। आप अपने इंटरेस्ट के अनुसार आप उसको चूज कर सकते हो। ओके, अगर हम बात करें एडवांटेजेस की, तो क्विक करियर एंट्री, कोर्स बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, इसलिए आप करियर में बहुत जल्दी एंट्री कर लेते हो, ठीक है। इसके अलावा आपको सैलरी भी अच्छी खासी मिलती है, एंड इसेंशियल हेल्थ केयर सपोर्ट रोल, एक बहुत ही आपको इसेंशियल हेल्थ केयर के सपोर्ट रोल आपको मिल जाता है, और आपके पास बहुत सारे स्पेशलाइजेशन के ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। ओके, अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें कि क्या क्या इसके चैलेंजेस हैं, तो इसका मेडिकल सेक्टर की तरह ही इसमें भी हाई स्ट्रेस वर्क एनवायरनमेंट होता है, और आप हमेशा पेशेंट के सैंपल को कैरी करते हो, तो आपके इन्फेक्शियस डिजीज के भी रिस्क बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा फिजिकली डिमांडिंग वर्क है, इसमें बहुत ज़्यादा आपको फिजिकल वर्क, फिजिकल स्ट्रेस लेना पड़ता है, और करियर ग्रोथ जो होती है हमेशा एज असिस्टेंट बनकर ही रह जाती है। इसके अलावा जो वर्क होता है वो शिफ्ट बेस्ड वर्क शेड्यूल होता है आपका, कोई फिक्स वर्क शेड्यूल नहीं होता है। ओके, अगर हम बात करें कॉर्पोरेट सेक्टर की, कॉर्पोरेट सेक्टर के क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं, तो कॉर्पोरेट सेक्टर में बायोलॉजी ग्रुप के बच्चों के लिए है कि आप एज ए मेडिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे काम कर सकते हो, या फिर एज ए मेडिकल राइटर के तौर पे काम कर सकते हो, या फिर आप फार्मा प्रोडक्ट मैनेजमेंट के तौर पे मैनेजर के तौर पे काम कर सकते हैं, या फिर हेल्थ केयर कंसल्टेंट के तौर पे काम कर सकते हो, या फिर बायोटेक्नोलॉजी बिजनेस एनालिस्ट के तौर पे भी आप काम कर सकते हो, और मेडिकल इंश्योरेंस कंसल्टेंट के तौर पर भी आप काम कर सकते हो कॉर्पोरेट सेक्टर में, ठीक है। क्वालिफिकेशंस क्या क्या होनी चाहिए आपके पास एमबीए होना चाहिए, तो सबसे अच्छा होता है कि अगर आपके पास एमबीए है इन हेल्थ केयर मैनेजमेंट, या फिर अगर आपके पास कोई स्पेशलाइज्ड बायोटेक कोर्सेज हैं तो वो आपके पास सबसे ज़्यादा हैं, ठीक है। इसके अलावा जो मार्केटिंग के सर्टिफिकेशन के कोर्सेज हैं वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद हो सकते हैं, या और आपके पास एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल, अगर आपके पास एक एडिशनल क्वालिफिकेशन है तो आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छी बात हो सकती है कॉर्पोरेट सेक्टर में। ओके, एडवांटेजेस की बात करें तो हाई सैलरी पोटेंशियल होता है इसमें, कॉर्पोरेट सेक्टर में आपको सबसे ज़्यादा अच्छी खासी सैलरी मिलती है, और जो वर्क एनवायरनमेंट होता है वो आपका काफ़ी डायनामिक होता है।
ओके, आपको ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, कंपनीज़ आपको भेजती हैं, कभी-कभी अब्रॉड भी आपको भेजा जाता है और आपकी जो करियर ग्रोथ होती है वो काफ़ी तेज़ होती है, ठीक है? और आपके जो जॉब के रोल होते हैं बहुत ज़्यादा डाइवर्स होते हैं। ओके, डिसएडवांटेजेस की बात करें तो परफॉर्मेंस प्रेशर आपके ऊपर हमेशा रहता है कि आपको हमेशा आउटपुट देना होता है कंपनी को, और जो मार्केट होता है वो हमेशा अनस्टेबल होता है, तो जो आपकी जॉब होती है वो भी आप मार्केट के ऊपर ही डिपेंड करती है, ठीक है? हाईली कॉम्पिटिटिव है ये भी कि इसमें सैलरी अच्छी होती है और हमेशा टारगेट ड्रिवन वर्क होता है, हमेशा आपको एक फिक्स टारगेट दिया जाता है जो आपको पूरा करना होता है, और जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो हमेशा चैलेंजिंग होता है इसमें, ठीक है? आपको एक चैलेंजिंग वर्क लाइफ बैलेंस करना होता है क्योंकि टारगेट बेसिस होने की वजह से जो आपका पर्सनल लाइफ होता है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट होता है। ओके, अगर बात करें रिसर्च सेक्टर की, तो रिसर्च सेक्टर में जो जो करियर ऑप्शंस होते हैं वो एज ए रिसर्च साइंटिस्ट के तौर पे आप काम कर सकते हो, बायोटेक्नोलॉजिस्ट के तौर पे काम कर सकते हो, मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट के तौर पे, फोरेंसिक साइंटिस्ट के तौर पे, या फिर इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट के तौर पे, या फिर एज ए जेनेटिक काउंसलर भी आप काम कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी स्पेशलाइजेशन क्या क्या है। ओके, कोर्सेज की बात करें तो सबसे पहले आप पीजी करते हो, एमएससी या फिर एमटेक, फिर आप बायोलॉजिकल साइंस के किसी ब्रांच में आप पीएचडी करते हो, आपको रिसर्च फेलोशिप मिलती हैं और इंटरनेशनल रिसर्च प्रोग्राम्स में भी आपको पार्टिसिपेट करना होता है। एडवांटेजेस की बात करें तो आपके पास एक कटिंग एज जो टेक्नोलॉजीज हैं, जो रिसेंट ट्रेंड की टेक्नोलॉजीज हैं, उनसे आप डील करते हो। इसके अलावा आपको एक जॉब सेटिस्फैक्शन भी मिलते हैं, आप एक ग्लोबल एक्सपोजर आपको मिलता है। इसके अलावा जो इनोवेशन पोटेंशियल्स है आपके वो भी बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, और जो साइंटिफिक नॉलेज एग्जिस्ट कर रहा है उसमें भी आप कंट्रीब्यूट करते हो। ओके, अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो ये हाईली कॉम्पिटिटिव फील्ड है, ठीक है, और फंडिंग अपॉर्चुनिटीज में थोड़ी कम होती हैं। ओके, और ये लॉन्ग रिसर्च साइकिल्स कभी कभी चलते हैं, सालों सालों तक एक पर्टिकुलर टॉपिक पे रिसर्च चल रहा होता है, और जो ग्रांट के एप्लीकेशन प्रोसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है, और जो आपके इनिशियल कंपनसेशन होता है वो बहुत ज़्यादा लो होता है, इसीलिए लोगों को रिसर्च करियर जो है वो उतना अट्रैक्ट नहीं करता। ओके, तो फ्रेंड्स, अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो कंक्लूजन के तौर पे यही कहा जा सकता है कि बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अगर आप नॉलेज है, अच्छी नॉलेज है, जिस पर आपकी पकड़ है, तो आपके पास एक बहुत सारे करियर ऑप्शंस खुले रहते हैं, बहुत सारे एक्साइटिंग करियर पाथ होते हैं और बहुत डाइवर्स करियर पाथ होते हैं अलग अलग सेक्टर में जाने के लिए, ठीक है? तो बायोलॉजी के सब्जेक्ट में सक्सेसफुल होने के लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले आइडेंटिफाई योर पैशन, आपको अपना पैशन जो होता है उसको आइडेंटिफाई करना होता है कि आपको क्या काम करने में बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा मजा आता है। इसके अलावा कॉन्टिन्यूस लर्न एंड अपडेट स्किल्स, आपकी जो स्किल्स हैं, चाहे वो इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स हों, चाहे एनालिटिकल स्किल्स हों, चाहे वो आपके मैथमेटिकल स्किल्स हों, कोई भी स्किल्स हो उसको हमेशा नया स्किल सीखना होगा और अपडेट करना होगा। इसके अलावा स्टे इन्फॉर्म्ड अबाउट इंडस्ट्री ट्रेंड्स, जो इंडस्ट्री के ट्रेंड्स हैं, ठीक है, उससे आपको हमेशा इन्फॉर्म्ड रहना होगा। एंड रिमेन ओपन टू अपॉर्चुनिटीज, जो भी अपॉर्चुनिटीज हैं, ठीक है, उस चाहे वो फंडिंग की अपॉर्चुनिटीज हो, चाहे करियर की हो, चाहे जॉब अपॉर्चुनिटीज हो, उसके लिए आपको हमेशा ओपन रहना होगा, बिकॉज योर कैरियर इज अ पर्सनल जर्नी। आपका जो करियर है वो आपकी पर्सनल जर्नी है, एंड चूज अ पाथ दैट मैचेस योर इंटरेस्ट, स्किल्स एंड लॉन्ग टर्म गोल्स। आपकी लाइफ का जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, आपका जो इंटरेस्ट है, आपकी जो स्किल्स हैं, उससे जो पाथ मैच हो रहा है उसको आपको सेलेक्ट करना चाहिए अपने करियर के लिए, किसी को देख करके अपना करियर सेलेक्ट नहीं करना चाहिए। ओके, तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इसे अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और हमेशा याद रखिए कि बी स्ट्रॉन्गर देन योर एक्सक्यूजेस, बिकॉज एक्सक्यूजेस नेवर ब्रिंग सक्सेस। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।